नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव भोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम नाटक के पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताए गए तत्वों पर विचार करेंगे। वैसे नाटक भारतीय साहित्य में एक प्राचीन साहित्य माना जाता है, किंतु आधुनिक काल में अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत में अनेक साहित्य प्रकार नवीनता के साथ निर्माण हुए हैं। इनमें आधुनिक नाटक का समावेश किया जा सकता है, किंतु मूल रूप से देखा जाए तो भारत में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अनेक नाटक लिखे हुए मिलते हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत काव्यशास्त्र में भी नाटक पर व्यापक मात्रा से विचार या विवेचन किया जा चुका है, जिसमें आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ का उल्लेख हम कर सकते हैं। यही कारण है कि नाटक एक अत्यंत प्राचीन साहित्य प्रकार माना जा सकता है, किंतु आज जिस प्रकार के नाटकों की रचनाएं की जाती है वे नाटक कुछ हद तक पाश्चात्य नाटकों से भी प्रभावित माने जाते हैं। इसी कारण कुछ विद्वान नाटक को पाश्चात्य साहित्य से जोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं। इसी संदर्भ में पिछली तासिका में हमने नाटक के भारतीय विद्वानों द्वारा बताए गए तत्व देखे हैं। आज हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताए गए नाटक के तत्वों पर विचार करेंगे। वैसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी नाटक पर विचार करते समय अनेक तत्व दिए हैं, जिनमें भिन्नता काफी व्यापक मात्रा में दिखाई देती है। फिर भी इनमें से प्रमुख तत्वों का विवेचन हम कर सकते हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताया गया नाटक का पहला तत्व है कथावस्तु, अर्थात समस्त कथनपरक साहित्य में कथावस्तु को साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। नाटक में भी ये बात हमें देखने को मिलती है। कथावस्तु नाटक का सबसे प्रमुख या मुख्य तत्व है और केवल पाश्चात्य विद्वान ही नहीं, समस्त भारतीय विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना कथावस्तु के नाटक की रचना संभव ही नहीं है। अंग्रेजी में कथावस्तु को प्लॉट कहा जाता है, अर्थात वह परिधि या जमीन जिस पर नाटक रूपी भवन का निर्माण किया जाता है उसे प्लॉट कहते हैं। नाटक की कथावस्तु में प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित इन तीन प्रकार की कथाओं का समावेश किया जा सकता है। प्रख्यात कथावस्तु कोई ऐतिहासिक, पौराणिक या प्रसिद्ध कथावस्तु होती है, तो उत्पाद्य कथावस्तु काल्पनिक नाटककार द्वारा निर्मित नवीन कथावस्तु होती है। तीसरी ओर मिश्रित कथावस्तु के अंतर्गत कुछ भाग ऐतिहासिक या पौराणिक कथा से लिया जाता है, तो कुछ भाग नाटककार अपनी ओर से काल्पनिक पद्धति से उसमें जोड़ देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर ऐतिहासिक कथावस्तु, पौराणिक कथावस्तु, सामाजिक कथावस्तु, धार्मिक कथावस्तु, पारिवारिक कथावस्तु, आर्थिक कथावस्तु, इस प्रकार से भी कथाओं के भेद पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सुखांत कथावस्तु की अपेक्षा दुखांत कथावस्तु को नाटक में अधिक महत्व दिया गया है। विशेषतः अरस्तु या उनके परवर्ती अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने ट्रेजेडी को नाटक का प्रमुख भाग माना है और इसी कारण पाश्चात्य साहित्य में अनेक नाटक त्रासदी युक्त नाटक के रूप में लिखे गए हैं। शेक्सपियर जैसे अनेक उच्च नाटककारों के नाटकों में हमें ये त्रासदी व्यापक मात्रा में दिखाई देती है।
पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक की कथा के विकास की 5 अवस्थाएं मानी हैं, जिन्हें अर्थ प्रकृतियां एवं कार्यावस्थाएं कहा है। नाटक में बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य इन अर्थ प्रकृतियों तथा प्रारंभ, विकास, चरम सीमा, उतार और अंत इन कार्यावस्थाओं के माध्यम से नाटक की कथा का विकास होता है। अर्थात इन्हें ही भारतीय विद्वानों ने नाटक के कथा विकास की 5 अवस्थाएं या संधियां कहा है, तो उसे ही पाश्चात्य विद्वान अर्थ प्रकृतियां एवं कार्यावस्थाएं कहते हैं। अर्थात इसमें काफी मात्रा में हमें भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों में समानताएं दिखाई देती हैं। तीसरी ओर नाटक की कथा नाटक को विकसित करने का सबसे प्रमुख माध्यम है। कथा के कारण ही नाटक रंगमंच पर साकार हो पाते हैं और उसमें ही नाटककार के किसी विशिष्ट दृष्टिकोण या उद्देश्य की सफलतापूर्वक प्रस्तुति की जा सकती है। यही कारण है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के कथावस्तु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक का दूसरा प्रमुख तत्व माना है पात्र एवं चरित्र चित्रण। लगभग सभी पाश्चात्य विद्वान पात्र एवं चरित्र चित्रण को नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना पात्रों के कथा आगे बढ़ना संभव नहीं है या नाटक में अभिनय करना भी संभव नहीं है। पाश्चात्य विद्वान नाटक के अंतर्गत पात्रों के चयन में विशेष आग्रही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विशिष्ट संदर्भ के अनुसार पात्रों का चयन करना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें पात्रों के गुण, चरित्र, स्वभाव आदि का बहुत अधिक महत्व है। पात्रों के चयन में भी सभी गुणों को उन्होंने विशेष महत्व दिया है या उनका मानना है इनको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। नाटक का नायक उच्च कुलीन, गुणवान, अच्छा वक्ता, मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति हो, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का मानना है। ये सभी गुण नायक में होने आवश्यक है, तभी वह नायक नाटक को अधिक प्रभावी बना सकता है। दूसरी ओर कथानक को गतिशीलता प्रदान करने वाले पात्रों को ही पाश्चात्य विद्वान अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि पात्रों के माध्यम से नाटक की कथावस्तु अनुकूल होनी चाहिए या नाटक की कथावस्तु के अनुकूल पात्रों का समावेश नाटक में होना चाहिए। अगर ग्रामीण कथा है तो पात्र भी ग्रामीण होने चाहिए, अगर शहरी कथा है तो पात्र भी शहरी होने चाहिए। मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति है, वातावरण है या जिस प्रकार की कथा नाटक में समाविष्ट की गई है, उसी के अनुसार पात्रों का समावेश करना नाटक को प्रभावी बनाता है। इतना ही नहीं, पात्रों के अलावा उनकी भाषा, वेशभूषा, संवाद, दृश्य योजना, प्रकाश योजना आदि को भी पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत अधिक महत्व दिया है। पात्र अपनी परिस्थिति एवं स्थान के अनुसार भाषा का प्रयोग करें, अपने स्थान विशेष या अपने परिवेश के अनुसार वेशभूषा, केशभूषा करें, संवादों में भी उनकी स्थानीय विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो निसंदेह ऐसे पात्र अधिक प्रभावी होते हैं और ऐसा नाटक भी पाठकों के हृदय में अपना एक अलग स्थान निर्माण कर सकता है। पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण अत्यंत स्वाभाविक और यथार्थ रहा है। भारतीय विद्वानों के समान उन्होंने केवल नायक या केवल मुख्य चरित्र को अति आदर्शवादी दृष्टि से नहीं स्वीकार किया है, बल्कि स्वाभाविक या यथार्थवादी दृष्टिकोण से उन्होंने पात्रों के चयन पर बल दिया है।
जहां तक भारतीय दृष्टिकोण में नायक कोई उच्च कुलोत्पन्न महान व्यक्ति, नायिका भी उतनी ही महान या बाकी सभी प्रमुख पात्र एक महान गुणों से युक्त होने आवश्यक बताया जाता है। लेकिन वही पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नायक नायिका सामान्य जीवन से भी लिए जा सकते हैं। साथ ही उनके चरित्र को भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काफी अधिक महत्व दिया है, जिसमें इन प्रमुख पात्रों के आंतरिक चरित्र, आंतरिक गुणों के साथ उनके बाह्य व्यक्तित्व एवं उनके बाह्य गुणदोषों को प्रकट करना भी नाटक में महत्वपूर्ण माना है। पात्रों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्य व्यापार, पात्रों की भाषा, उनके संवाद आदि सभी के माध्यम से इन पात्रों के चरित्र की विशेषताएं हमारे सामने आ जाती है और उनसे पात्र अपना एक विशिष्ट प्रभाव जमाने में सफल हो जाते हैं। पात्रों को व्यक्ति पात्र तथा प्रतिनिधि पात्र इस रूप में भी पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विभाजित किया गया है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन को ही संवाद, बातचीत या वार्तालाप कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डायलॉग कहा जाता है। अब कथा है, पात्र है, तो निसंदेह संवाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी कारण पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक में संवादों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नाटक मूलतः दृश्य विधा है और दृश्य एवं रंगमंचीय विधा होने के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक की रंगमंच पर सफल प्रस्तुति में संवादों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अभिनेता संवादों के माध्यम से ही नाटक को रंगमंच पर साकार करते हैं। संवाद जितने अधिक प्रभावी, जितने अधिक मार्मिक होंगे, नाटक का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। इतना ही नहीं, कथा का विकास, पात्रों के चरित्र का विकास, लेखक के उद्देश्य को साकार करना आदि सभी दृष्टियों से संवाद या कथोपकथन अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नाटक दृश्य विधा है। नाटक में दर्शक बिल्कुल सामने होता है और ऐसी परिस्थिति में नाटक का एक विशिष्ट प्रभाव दर्शकों पर हो, वे नाटक के साथ एकरूप हो जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक में छोटे छोटे किंतु प्रभावशाली संवादों को अधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि नाटक में सरल सुबोध भाषा का प्रयोग संवादों में होना आवश्यक है। संवाद अत्यंत सार्थक और रोचक होने चाहिए। संवादों में निरसता, क्लिष्टता, कठिनता या दुरूहता नहीं होना चाहिए, बल्कि दर्शक या श्रोता संवादों को आसानी से समझ सके, इस प्रकार के संवादों का प्रयोग नाटक को और अधिक प्रभावी बनाता है। संवादों के माध्यम से ही दर्शकों को रस की निष्पत्ति या रस की अनुभूति होती है। इसी कारण भी नाटक में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद पाठकों में कौतूहल जगाने का काम करते हैं, पाठकों को आत्मविस्मृत करके या पाठकों को एक प्रकार से अपने आप को भुलाकर नाटक की कथा के साथ, नाटक के उद्देश्यों के साथ एकरूप कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद नाटक का एक विशिष्ट प्रभाव पाठकों तक ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण संवादों में सरल पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। संवादों में नाटकीयता होनी भी जरूरी है, ताकि पात्रों को अपने अभिनय के लिए उचित अवसर मिल सके। संवादों में पात्रों के मनोभावों को साकार करना बहुत आवश्यक है। संवाद और दृश्य, इनके बीच एक विशिष्ट मेल होना, नाटकीयता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी नाटक सफल हो सकता है। नाटक का एक विशिष्ट प्रभाव पाठकों पर या श्रोताओं पर, दर्शकों पर हो सकता है। नाटक में
कथा की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग संवादों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्रगट कथन, स्वगत कथन, गीत आदि की योजना भी कथानुसार की जा सकती है। कुल मिलाकर नाटक की कथा के विकास, पात्रों के चरित्र का मार्मिक अंकन और कुल मिलाकर नाटक के या नाटककार के उद्देश्यों का प्रतिपादन, इन सभी दृष्टियों से कथोपकथन अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण नाटक में इनका स्थान कथावस्तु एवं पात्र इनके समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नाटक का चौथा तत्व है देशकालगत वातावरण। इसे परिवेश चित्रण भी कह सकते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में देशकालगत वातावरण के चित्रण को नाटक का एक प्रमुख तत्व माना गया है, जिसे भारतीय विद्वानों ने नहीं माना है। विशेषतः पाश्चात्य विद्वान इसके अंतर्गत संकलन त्रय का समावेश करते हैं। संकलन त्रय से तात्पर्य है स्थान और कार्य की दृष्टि से जो सारी बातें आती है वे सभी संकलन त्रय में समाविष्ट की जाती हैं। सामान्यतः पाश्चात्य रंगमंच का संबंध यूनानी रंगमंच से रहा है और यूनानी रंगमंच से संबंध होने के कारण देशकालगत वातावरण को उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नाटककार अपनी कथा के स्थान या समय या वहाँ का वातावरण आदि के अनुसार पृष्ठभूमि के रूप में देशकालगत वातावरण का चित्रण कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। विशेषतः सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आदि सभी प्रकार के वातावरणों का अंकन अत्यंत प्रभावी रूप से या अत्यंत मार्मिक रूप से नाटक में होना जरूरी है, तभी उसका एक विशिष्ट प्रभाव पाठकों या श्रोताओं पर पड़ सकता है। तीसरी ओर दृश्य विधान, मंच व्यवस्था, वेशभूषा, अभिनय, केशभूषा आदि भी देशकाल वातावरण के अनुसार होनी बहुत आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा उनके देश और कालगत वातावरण के अनुसार होनी जरूरी होगी। अगर कोई पौराणिक कथा है तो पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा में वह पौराणिकता नजर आनी चाहिए। अगर कोई कथा आधुनिक है तो पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा में वह आधुनिकता भी दिखाई देनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्थान की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर ग्रामीण कथा है तो पात्रों की वेशभूषा ग्रामीण परिवेश से आएगी, या शहरी कथा है तो पात्रों की वेशभूषा, केशभूषा, संवाद आदि में वह शहरीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देना आवश्यक है। कुल मिलाकर नाटक को एक प्रभावी बनाने के लिए नाटक में एक स्वाभाविकता, औचित्य, सजीवता की प्रतिष्ठा करने के लिए नाटक के प्रति दर्शकों के मन में एक विश्वसनीयता निर्माण करने के लिए देशकाल वातावरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण पाश्चात्य विद्वानों ने देशकाल वातावरण को भी नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी तत्व स्वीकार किया है। नाटक का पांचवा प्रमुख तत्व जो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा माना गया है वह है उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी साहित्य निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक साहित्य के पीछे साहित्यकार का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। नाटक भी एक स्वदेश्य रचना मानी जाती है और यही कारण है कि नाटक में उद्देश्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विशेषतः पाश्चात्य दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जीवन यथार्थ एवं जीवन संघर्ष को साकार करना, उन्हें दर्शकों के सामने लाना, ये नाटक का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उसे यथार्थ के साथ जूझते हुए या उसे वास्तविकता के साथ सामना करते हुए अपने समाज की सार्थक प्रस्तुति करनी अत्यंत आवश्यक है।
समाज जीवन का सच्चाई से युक्त या वास्तविक अंकन करना ही नाटक का प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। यही कारण है कि समाज में जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, प्रश्न है या समाज जीवन के अंतर्गत जो भी विसंगतियां, विषमताएं हैं, उन सबका यथार्थ अंकन लोगों के सामने करना नाटक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अर्थात उद्देश्यों के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वान अति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं और इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने नाटक में वास्तविकता को प्रमुखता दी है और इसी वास्तविकता के कारण अधिकांश पाश्चात्य नाटकों के अंत दुखांत दिखाए जाते हैं। इसकी तुलना में भारतीय नाटकों के बारे में देखें तो भारतीय नाटकों में अधिकांश अंत सुखांत होते हैं। यही भारतीय नाट्य परंपरा और पाश्चात्य नाट्य परंपरा के बीच का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर माना जा सकता है। पाश्चात्य साहित्य में नाटक के अंतर्गत नैतिक उपदेश, समस्या चित्रण और कुल मिलाकर मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इन्हीं उद्देश्यों के अनुसार नाटक की रचना करना पाश्चात्य विद्वान आवश्यक मानते हैं। वैसे प्रत्येक साहित्यकार अपनी कथा वस्तु में किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य को समाविष्ट करता ही है, लेकिन यही कुछ न कुछ जो है वह नाटककार का या किसी नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है और इसी से प्रेरित होकर दर्शक या श्रोता भी उसी प्रेरणा, उसी स्फूर्ति से लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसी कारण सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोरंजन आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करना ये नाटक का या नाटक के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। वैसे प्राचीन काल में मनोरंजन को नाटक का अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता था, लेकिन बाद में आधुनिक परिस्थिति के चलते मनोरंजन के साथ विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को व्यक्त करना या विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को साकार करना, इसे भी नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यही कारण है कि उद्देश्य को पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया है। नाटक का पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताया गया आखिरी तत्व है भाषा शैली। अब किसी भी साहित्य में भाषा और शैली का निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा किसी भी साहित्य को साकार करने वाला सबसे प्रमुख और मूलभूत घटक है। इस मूलभूत घटक के चलते नाटक को सरस, प्रभावी, आकर्षक, मार्मिक, सरस और एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए भाषा का और शैली का स्थान निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक की भाषा सुगम, सरल, स्पष्ट, सहज, सुबोध होनी चाहिए। शैली में भी यही श्रेष्ठता होनी अत्यंत आवश्यक है। नाटक में क्लिष्ट या द्वयार्थक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दर्शकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी या भाषा को समझने के लिए बौद्धिक श्रम करना पड़ेगा, जिससे उन्हें रस की अनुभूति नहीं हो पाएगी। और जब दर्शकों को रस की अनुभूति नहीं होगी तो नाटक का उद्देश्य भी सफल नहीं हो सकता। दूसरी ओर भाषा का प्रयोग कथा, पात्र, परिस्थिति आदि के अनुसार होना या आदि के अनुकूल होना बहुत आवश्यक होता है। ग्रामीण पात्र है तो भाषा ग्रामीण हो, शहरी पात्र है तो भाषा शहरी हो, ऐतिहासिक पात्र है तो भाषा ऐतिहासिक हो, आधुनिक पात्र है तो भाषा आधुनिक हो। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नाटक की भाषा में एक स्थानीय प्रभाव, स्थानीय विशेषताएं या स्थानीय चमत्कृति होना, स्थानीय आकर्षकता होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे एक प्रभाव निर्माण होता है, एक विश्वसनीयता निर्माण होती है और नाटक में बहुत अधिक साहित्यिक, बहुत अधिक शुद्ध या बहुत अधिक कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक कठिन भाषा का प्रयोग नाटक में होता है तो ऐसा नाटक बोझिल होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और ऐसी परिस्थिति में भाषा अत्यंत प्रभावी, अत्यंत मार्मिक होनी, आकर्षक होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर नाटक लेखन की अनेक प्रकार की शैलियां हैं। सामान्यतः कथा,
पात्र और कुल मिलाकर अपने उद्देश्य के अनुसार नाटककार को किसी विशिष्ट शैली का प्रयोग नाटक में करना बहुत आवश्यक है। नाटक की शैली कलात्मक, प्रभावी, मार्मिक और सबसे महत्वपूर्ण है कथा के अनुसार या पात्रों के अनुसार उद्देश्यों को साकार करने वाली या प्रभावी रूप से सबको सामने लाने वाली होनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 प्रमुख तत्व माने हैं: कथावस्तु, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। इनके अलावा ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, रंगमंचीयता, वेशभूषा आदि को भी कुछ विद्वान नाटक के स्वतंत्र तत्वों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका समावेश ऊपर लिखे तत्वों में ही या ऊपर के तत्वों में ही हम कर सकते हैं। यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा माने गए ये 6 तत्व ही नाटक के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। धन्यवाद।